वेलकम एवरीवन। लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन जिनके पास है, प्लीज़ नोट दैट ट्राइब्यूनल्स चैप्टर उसमें अपडेटेड नहीं है। 2021 एक्ट के बाद ट्राइब्यूनल्स में कुछ रिफॉर्म्स करे गए थे। 7th एडिशन में उनको अपडेट कर दिया गया है, 6th में नहीं है। सो इस वीडियो के साथ अपने 6th एडिशन के बुक में भी वो चेंजेस करते जाएं। एंड लास्ट 29th चैप्टर हमने PIL कंप्लीट करा था। इसके बाद के सारे चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ भी छूटा नहीं है। जैसे कि जो 30th चैप्टर है गवर्नर का, इसको हमने प्रेसिडेंट के साथ पढ़ा था। चीफ मिनिस्टर के चैप्टर को हमने प्राइम मिनिस्टर के साथ कंपेयर करके पढ़ा था। ऐसे ही स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ पढ़ा था। 33 चैप्टर जो स्टेट लेजिस्लेचर पर है, हमने पार्लियामेंट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। सेम ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, क्योंकि हमारी सेंटर एंड स्टेट दोनों ही जगह पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ऐसे ही जो 34th चैप्टर है हाई कोर्ट का, इसको हमने सुप्रीम कोर्ट के साथ कंपेयर करके पढ़ा था। तो ये सारे चैप्टर आपको पॉलिटी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, कुछ भी चैप्टर मैंने छोड़ा नहीं है। एंड जो 35th चैप्टर है सबऑर्डिनेट कोर्ट पर, उसको हम ट्राइब्यूनल्स के बाद पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ट्राइब्यूनल्स चैप्टर। इससे रिलेटेड हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजंस नहीं है, बट एक कमेटी आती है स्वर्ण सिंह कमेटी। इसी कमेटी ने ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ की रिकमेंडेशंस दी थी एंड इसी ने ही रिकमेंड करा था कि ट्राइब्यूनल्स को इस्टेब्लिश करा जाना चाहिए। इसके बाद फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आती है, जिसके थ्रू 14A एक पार्ट ऐड करा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। टाइटल है उसका ट्राइब्यूनल्स। इसी के साथ ही 2 आर्टिकल्स ऐड होते हैं। 323 क्लॉज A, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के लिए, एंड 323B ये है ट्राइब्यूनल्स को सेटअप करना किसी दूसरे मैटर्स के लिए, अदर मैटर्स के लिए। सो देखिए, ऐसे फिर ट्राइब्यूनल्स का ओरिजिन होता है हमारे इंडिया में। एंड एज क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन और क्वासी जुडिशियल बॉडी इनको सेटअप करा जाता है। क्वासी जुडिशियल कैसे? क्योंकि इनका एक जुडिशियल करेक्टर है। ये भी हमारी जुडिशरी के जैसे ही कंटेस्टिंग पार्टीज के डिस्प्यूट को सेटल करती हैं, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती हैं। बट हमारी जुडिशरी के जैसे ये हिस्टोरिकली नहीं आई हैं। जैसे कि इसको एक स्टैच्यूट के थ्रू इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया है, एक प्रॉपर एक्ट है ट्राइब्यूनल्स के लिए, उसी के थ्रू ही ये इंडिया में आई है। इसी के साथ ही इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर भी है। इसके जो मेंबर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स से भी आते हैं, बट ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव भी नहीं है। सो इसका करेक्टर कैसा बन जाता है? क्वासी जुडिशियल नेचर का। अब सबसे पहले देखते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से डील करता है। ये आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट एक एक्ट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को इस्टेब्लिश कर सकता है फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स कौन से हो सकते हैं? कौन से डिस्प्यूट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स सेटल करेंगी? वो डिस्प्यूट्स होंगे पब्लिक सर्वेंट्स से रिलेटेड। सेंटर के पब्लिक सर्वेंट्स हो गए, ऐसे ही स्टेट के पब्लिक सर्वेंट्स हो सकते हैं, लोकल बॉडीज़ के, पब्लिक कॉरपोरेशंस के, या फिर कोई और पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं। इन सब के पब्लिक सर्वेंट्स की अगर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आते हैं, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई इश्यूज आते हैं, या फिर उनकी सर्विस कंडीशंस से, उनके सर्विस मैटर्स से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स आते हैं, ये सारे जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स ही रिजॉल्व करेंगी। एंड आर्टिकल 323 का A का यूज़ करके पार्लियामेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को इस्टेब्लिश करेगा। इनफैक्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को इतनी पावर दी गई है कि हमारा पार्लियामेंट चाहे तो जितने भी जो भी डिस्प्यूट्स सिविल कोर्ट के पास चल रहे थे, या फिर जितने भी डिस्प्यूट्स हाई कोर्ट्स के पास चल रहे थे, पार्लियामेंट उनसे डिस्प्यूट्स को विदड्रॉ कर लेगा, उनसे केसेस को विदड्रॉ करके वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को दे सकता है। इतनी पावर दी गई है इन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारी जुडिशरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, तो ट्राइब्यूनल्स को इस्टेब्लिश करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो उसका रीज़न सिंपल सा है कि हमारी जुडिशरी के ऊपर ऑलरेडी बर्डन बहुत ज़्यादा है केसेस का। PIL के थ्रू जुडिशरी बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डन है। सो इस वर्कलोड को कम करने के लिए, ईजी जो डिस्प्यूट हैं वो उनको जल्दी से रिजॉल्व करा जा सके, डिसीजंस को एक्सपेडाइट करा जा सके, सो इसके लिए अलग से एक फॉरम प्रोवाइड कर दिया गया जो कि जुडिशरी से थोड़ा सस्ता होगा। एंड यहाँ पर स्पीडी ट्रायल भी हो जाएगा। जो भी सर्विस से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे वो सारे डिस्प्यूट्स इन ट्राइब्यूनल्स में
रिजॉल्व करे जा सकते हैं, उनको ट्राइब्यूनल्स में सेटल करा जा सकता है, तो जुडिशरी का बर्डन भी कम हो जाएगा। सो इसी वजह से ही देखिए पार्लियामेंट इस आर्टिकल 323A की पावर का यूज़ करता है एंड एक एक्ट लेके आता है, द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1985। अब देखिए ये याद रखना है कि एक आर्टिकल के थ्रू पार्लियामेंट के पास पावर आती है कि वो एक एक्ट लेके आ सकता है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल्स, एंड उस एक्ट ने पावर किसको दी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को इस्टेब्लिश कर सकते हो जो कि जुडिशरी का बर्डन कम कर सकता है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सेटअप करी? 3 तरह की है। एक तो है कैट, दैट इज अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, एंड सेंटर के पास ही पावर है कि वो अलग अलग स्टेट्स के लिए भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को इस्टेब्लिश कर सकती हैं। इसी के साथ ही एक जैट है, दैट इज जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल चाहती हैं तो ये भी इस्टेब्लिश करी जा सकती है। सो सेंटर, स्टेट, लोकल बॉडीज एंड ऑल, इन सब के जो भी पब्लिक सर्वेंट्स होंगे, अगर उनकी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड उनको कोई इशू है या फिर उनकी सर्विस कंडीशन से रिलेटेड उनको कोई इशू है, तो वो सारे के सारे इशू इन ट्राइब्यूनल में ड्रैग कर सकते हैं, इन ट्राइब्यूनल्स में लेके जा सकते हैं रादर देन जुडिशरी। इनफैक्ट पार्लियामेंट भी जुडिशरी से, दैट इज हाई कोर्ट एंड सिविल कोर्ट से केसेस को विदड्रॉ करके इन ट्राइब्यूनल्स को दे सकता है। सो अब सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इस्टेब्लिश करी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जो कि सेंटर के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होगी। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे चेंजेस को नोट करना होगा जो कि 6th एडिशन में नहीं है। जैसे कि पहले तो इसको 1 नवंबर 1985 में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को सेटअप करा गया था। इसका जो प्रिंसिपल बेंच है वो दिल्ली में है, एंड इसके साथ ही इसके बहुत सारे एडिशनल बेंचेस भी हैं डिफरेंट स्टेट्स में। नाउ जो फर्स्ट चेंज आपको नोट करना है, जो 6th एडिशन की बुक है उसमें दिया गया है कि 17 रेगुलर बेंचेस हैं, बट ये नंबर इंक्रीज हो गया है, अब 19 रेगुलर बेंचेस हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के। उनमें से जो 17 हैं वो डिफरेंट हाई कोर्ट्स की सीट में ही ऑपरेट करती हैं, और जो बाकी 2 हैं वो जयपुर एंड लखनऊ में हैं। जो न्यू बेंचेस ऐड करी गई हैं वो एक जम्मू के लिए है एंड एक है श्रीनगर बेंच। ये दोनों ही न्यू ऐड करी गई हैं, तो आपने 6th एडिशन में इनको ऐड कर लेना है प्रीलिम्स के लिए। ऐसे ही देखिए इनकी कॉम्पोजिशन से रिलेटेड भी कुछ चेंजेस हुए हैं, इनके मेंबर्स की सिलेक्शन से रिलेटेड कुछ चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले तो देखिए जितनी भी ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं इनके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या फिर सर्विस मैटर्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड कोई भी अगर डिस्प्यूट आता है सेंटर के सिर्फ पब्लिक सर्वेंट्स, तो वो डायरेक्टली इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं, डायरेक्टली कैट के पास जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले किसी और जगह पर उनको अपील करनी पड़ेगी कि कहीं पहले और केस फाइल करा फिर उस जजमेंट के अगेंस्ट अपील करी गई कैट में। नहीं, वो डायरेक्टली कैट के पास जा सकते हैं क्योंकि रिक्रूटमेंट एंड सर्विसेज मैटर से रिलेटेड इनके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। सो इनकी ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड होती है, जितनी भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं आईएएस वगैरह भी सारे उसमें इंक्लूड हो जाएंगी, जितनी भी सेंट्रल की सर्विसेज होंगी सिविल सर्विसेज वो भी इनमें इंक्लूड हो जाएंगी, एंड डिफेंस सर्विसेज में जितने भी सिविलियन पोस्ट होंगी वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर नॉन कम्बैटेंट सिविलियन पोस्ट की बात करी जा रही है, जो कि यूनिफॉर्म में लोग नहीं होते हैं, जो कि एसएससी के थ्रू रिक्रूट हो सकते हैं, यूपीएससी के थ्रू भी रिक्रूट हो सकते हैं, वो सर्विस कीपिंग का काम कर सकते हैं, बट वो नॉन कम्बैटेंट होते हैं, यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं, उनका काम लड़ाई लड़ना नहीं होता है, होते वो डिफेंस में ही हैं, लेकिन वो सिविलियन पोस्ट के लिए होते हैं। तो इन सब के जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उनके लिए वो डायरेक्टली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं क्योंकि इसके पास है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। बट ऐसे एरियाज भी हैं जहां तक इनकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, जैसे कि कम्बैटेंट जो डिफेंस फोर्सेस होंगी, यहाँ पर जो लड़ाई करने वाली फोर्सेस हैं उनकी बात करी जा रही है, एंड ये नेवी की भी हो सकती हैं, ये एयरफोर्स की भी हो सकती हैं, एंड ये हमारी आर्मी भी हो सकती है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का जितने भी स्टाफ होंगे उनके अपने ऑफिसर्स होंगे वो भी सुप्रीम कोर्ट खुद ही हैंडल करता है, वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। ऐसे ही हमारा पार्लियामेंट भी इनकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। पार्लियामेंट भी अपने स्टाफ को, अपना जो भी उनका सेक्रेटेरियल स्टाफ होगा वो पार्लियामेंट ही हैंडल करता है अपने लॉज और अपने एक्ट्स के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट देखते हैं कि कैट की कॉम्पोजिशन क्या रहती है, कि जो भी ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है इनमें कौन कौन हो सकता है। सबसे पहला तो देखिए इसमें एक चेयरमैन होता है। अब यहाँ पर भी आपको एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस याद रखना है, नोट करना है इनफैक्ट सिक्स्थ एडिशन में, कि सिक्स्थ एडिशन में देखिए कॉम्पोजिशन में मेंबर्स का नंबर दिया गया है 65, ये स्ट्रेंथ इंक्रीज हो चुकी है अब, तो ये 69 है। अब प्लीज़ आप ये सिक्स्थ एडिशन में नोट कर लें। सो टोटल मेंबर कितने बन जाते हैं, ये 70 हो जाते हैं। और इससे पहले इसमें एक वाइस चेयरमैन भी होता था कैट में, बट एक एक्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स अमेंडमेंट एक्ट 2006, इसके बाद इस वाइस चेयरमैन की पोजीशन को, इस प्रोविजन को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। सो अब सिर्फ एक चेयरमैन है एंड 69 जो बाकी के मेंबर्स हैं, ये सारे मेंबर आते हैं जुडिशियल स्ट्रीम्स से भी आ सकते हैं एंड ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम से भी आ सकते हैं एंड इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस नोट करनी है। ट्राइब्यूनल्स एक्ट देखिए 2021 का ये रिफॉर्म्स एक्ट आता है, इसी एक्ट ने इनकी टर्म्स में भी कुछ चेंजेस करे हैं। पहले देखिए क्या होता था, पहले चेयरमैन या तो 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड करता था या फिर जब तक वो उसकी 65 ईयर की एज नहीं हो जाती। लेकिन चेंजेस क्या करे कि चेयरमैन या तो 4 साल के लिए ऑफिस होल्ड करेगा या फिर 70 ईयर की एज तक। सो देखिए ये 5 साल का जो टर्म है उसको कम करके 4 साल कर दिया गया है एंड जो पहले 65 ईयर की एज थी उसको अब 70 ईयर कर दिया गया है फॉर चेयरमैन। एंड बाकी के जो 69 मेंबर्स हैं उनके लिए क्या चेंजेस करे गए हैं कि एक तो देखिए 4 साल तो उनके लिए भी करा गया है, पहले भी उनके लिए 5 साल था चेयरमैन के जैसे, अब कर दिया गया है 4 साल। लेकिन उनके लिए पहले एज लिमिट थी 62 ईयर की, अब ये कर दी गई है इंक्रीज करके 67 ईयर। ये आपको प्रीलिम के लिए फैक्ट याद रखने होंगे एंड इवन वनडे एग्जाम्स के लिए भी। इससे के अलावा भी जो भी बाकी चेंजेस हुए हैं वो भी प्लीज़ नोट करते जाएं। सो अब देखिए इनकी अपॉइंटमेंट होती कैसे है। अपॉइंट तो इनको प्रेसिडेंट करते हैं, इनफैक्ट आप प्रेसिडेंट का समझ सकते हो कि इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। तो अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। किसकी रिकमेंडेशन पर, एक हाई पावर्ड सर्च कम सिलेक्शन कमेटी अपॉइंट करी जाती है, इसको सेटअप करा जाता है। ये भी आपने नोट करना है डिफरेंस, क्योंकि सिक्स्थ एडिशन में जस्ट एक सिलेक्शन कमेटी लिखा गया है एंड उस कमेटी को चेंज करके अब कर दिया गया है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी एंड इस कमेटी को चेयर करते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट सबसे डिफरेंस आपने याद रखना है, क्योंकि जो सिक्स्थ एडिशन है वहां पर लिखा गया है कि इस कमेटी को चेयर करेंगे सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट अब चेयर करते हैं इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर वो नहीं है तो वो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को नॉमिनेट करेंगे, फिर वो जज इस सिलेक्शन कम सर्च कमेटी को चेयर करेंगे। इन डिफरेंसेस को नोट कर लें, अगेन एंड अगेन हम सेइंग, क्योंकि ये बहुत ही बड़े डिफरेंसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। ऐसा ना हो कि आप प्रीलिम में पुराने वाले एडिशन के अकॉर्डिंग आंसर कर दो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा एंड मेंस के आंसर में भी ये आपका आंसर इम्पैक्ट करेगा। सो ये सिलेक्शन कमेटी अपना काम करती है। उसके बाद एक अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, उसकी अप्रूवल से फिर इन सारे मेंबर्स एंड चेयरमैन को अपॉइंट कर दिया जाता है फॉर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। अब देखिए कि हमारी ये जो कैट है इसके लिए कंपलसरी नहीं है कि वो सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908 को फॉलो करे। अदरवाइज हमारी जितनी भी जुडिशरी है इस कोड को अपनी जजमेंट के लिए यूज़ करती है, इसको फॉलो करती है। बट हमारी कैट के ऊपर क्या कंपलसरी है कि इसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना होगा, इसके अकॉर्डिंग जजमेंट देनी होगी। इस प्रिंसिपल को हम अ नंबर ऑफ टाइम देख चुके हैं, बहुत बार एक्सप्लेन करा है मैंने कि कैसे किसी ऑफेंडर को भी सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए, उसके पास भी लीगल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए एंड कोई भी जज अपने ही केस की सुनवाई भी नहीं कर सकता है। अगर किसी जज के अगेंस्ट चार्जेस लगाए गए हैं तो वो खुद ही के ही केस की सुनवाई नहीं करेगा। यही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि एक ऑफेंडर को भी सुनवाई का राइट होना चाहिए, एक जज अपने ही केस की सुनवाई नहीं करेगा। तो कैट इस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग चलती है, ना कि ये सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अकॉर्डिंग चलती है। ये इसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है और इसकी तो फीस भी बहुत कम रखी गई है, इस अराउंड 50 रुपीज़ है इसकी फ़ीस, सो दैट कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट है इसको अफोर्ड कर पाए। यही डिफरेंस है। हमारी जुडिशरी देखिए बहुत महंगी है, इसीलिए इसको बहुत कैट को बहुत सस्ता रखा गया है। एक तो स्पीडी ट्रायल हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है, बहुत कम इसके चार्जेस हैं, हमारी जुडिशरी बहुत महंगी है।
और ऊपर से जुडिशरी का भी फ़ायदा होगा कि उसके ऊपर केसेस का बर्डन नहीं पड़ेगा, वो ओवरबर्डनड नहीं होगी। नाउ एक चंद्र कुमार केस 1997 है, इसको हम अपनी पहले वाली वीडियोस में भी देख चुके हैं, जिसने मेरी वीडियोस देखी होगी उनको पता होगा। सो इस चंद्र कुमार केस 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पहले क्या होता था कि अगर कैट के डिसीजन के अगेंस्ट किसी ने अपील डालनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही डाली जाती थी। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस केस में कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हाई कोर्ट के पास भी अपील का ये पावर होना चाहिए, क्योंकि जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। क्योंकि देखिए, अगर कैट के ऑर्डर के अगेंस्ट कहीं पर अपील डाली जा रही है, इट मीन्स कि कैट के डिसीजन को रिव्यू करा जा रहा है, और अगर कैट का डिसीजन गलत है तो जुडिशियल रिव्यू के अकॉर्डिंग उसको नलीफाई कर दिया जाएगा। बट 1997 के पहले हाई कोर्ट के पास पावर ये नहीं थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के बाद हाई कोर्ट को भी ये पावर दे दी। सो अब की सिचुएशन क्या है कि अगर कैट के डिसीजन के अगेंस्ट किसी पब्लिक सर्वेंट ने कहीं अपील करनी है तो पहले उसको हाई कोर्ट में जाना होगा, ना कि सीधा सुप्रीम कोर्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। आर्टिकल 323 ए के थ्रू ही स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स ही आती हैं, क्योंकि देखिए इसी आर्टिकल के थ्रू पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 लेके आता है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी जाती है कि वो सैट को भी सेटअप कर सकती है, कैट को इस्टेब्लिश कर सकती है, एंड ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को भी इस्टेब्लिश कर सकती है। सो अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को रिक्वेस्ट करती है तो उस रिक्वेस्ट के बेसिस पर ही फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक सैट को सेटअप करेगी। बट ये सेटअप क्यों कर रही है? क्योंकि इस एक्ट ने सेंटर को ही ये पावर दी है। कैट के जैसे ही सैट के पास भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट एंड सर्विस मैटर्स डिस्प्यूट। सो कोई भी डिस्प्यूट अगर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को आता है रिगार्डिंग उनकी रिक्रूटमेंट या फिर उनकी सर्विस कंडीशंस से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट उनको आता है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, तो वो सैट के पास जा सकते हैं। सैट के पास भी कैट के जैसे ही ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। अब यहाँ पर भी एक डिफरेंस आपने नोट करना है कि सैट के चेयरमैन एंड मेंबर को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। एंड इस कमेटी को देखिए चेयर कौन करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड स्टेट। जिस भी स्टेट ने बोला है उसी स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस सर्च कम सिलेक्शन कमेटी को चेयर करेंगे, एंड गवर्नर की भी कंसल्टेशन ली जाएगी, उसको भी कंसल्ट करा जाएगा। अब तक 9 स्टेट्स में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को इस्टेब्लिश करा जा चुका है। उनके नाम पढ़ देती हूँ मैं लक्ष्मीकांत से। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड केरला। लेकिन बाद में क्या होता है कि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश की ट्राइब्यूनल्स को अबॉलिश कर दिया जाता है। लेकिन अगेन हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु बोलते हैं कि उनको ये ट्राइब्यूनल्स चाहिए, तो फिर से इनको री इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। तो देखिए ये स्टेट्स का चलता रहता है कि कभी किसी सैट को इस्टेब्लिश कर दिया गया या फिर बाद में फिर से अबॉलिश करके री इस्टेब्लिश कर दिया गया। ऐसे ही कुछ जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को भी इस्टेब्लिश करा जा सकता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए। उन्हीं स्टेट्स तक इनकी ज्यूरिसडिक्शन होगी, उन्हीं के ही एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर सर्विस मैटर्स को सेटल करेंगी, जो भी पब्लिक सर्वेंट्स के मैटर्स होंगे। सो ये तो था आर्टिकल 323A, जिसके अंडर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स आती हैं। इसी के अंडर ही जॉइंट एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स आती हैं। एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का एक पॉइंट बताना रह गया था कि जैसे देखिए इनके प्रिंसिपल बेंचेस हैं, इनके एडिशनल बेंचेस भी हैं, इनकी देखिए कुछ सर्किट सिटिंग्स भी होती हैं। सर्किट सिटिंग्स क्या हैं कि कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए, कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए किसी और ही स्टेट में, किसी और जिस जगह में हाई कोर्ट था उसी हाई कोर्ट में इनकी प्रोसीडिंग्स रख दी गई, इनकी हियरिंग रख दी गई। तो अगर किसी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की सर्किट सीटिंग होती है तो वो उसकी टेम्परेरी पीरियड के लिए सीटिंग होगी, वो उसकी परमानेंट सीट नहीं बनेगी। ये आपने याद रख लेना है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 323B। नौ यहाँ पर आप एक डिफरेंस भी देखोगे कि आर्टिकल 323A सिर्फ पार्लियामेंट को ही पावर दे रहा था कि वो किसी एक्ट के थ्रू इन ट्राइब्यूनल्स को इस्टेब्लिश कर सकता है, बट 323 एक तो बाकी जितने भी मैटर्स होंगे उनके लिए ट्राइब्यूनल्स इस्टेब्लिश कर रहा है, साथ में ही ये पार्लियामेंट को भी पावर दे रहा है, एंड ये स्टेट लेजिस्लेचर को भी अथॉरिटी दे रहा है
कि आप ट्राइब्यूनल्स बाकी और मैटर्स के लिए इस्टेब्लिश कर सकते हो ना। वो मैटर्स कौन से हैं? एक तो टैक्सेशन के लिए अगर कोई डिस्प्यूट आता है उसके लिए अलग ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश करी जा सकती है। अगर फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आता है, तो यहाँ पर इनके लिए अलग से ट्राइब्यूनल जो है इस्टेब्लिश करी जा सकती है। इंडस्ट्री एंड लेबर से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट आ जाए, लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड, ये आर्टिकल 31A से भी रिलेटेड है। आप 31A फंडामेंटल राइट्स में जो अगर ये आर्टिकल पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स की भी बात करी गई है। तो ये उन्हीं लैंड रिफॉर्म्स जो कि आर्टिकल 31A में दिए गए हैं उनके लिए इस ट्राइब्यूनल्स को इस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है। ऐसे ही अर्बन प्रॉपर्टी के लिए अलग से ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश करी जा सकती है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस से रिलेटेड अलग हो सकती है। फूड स्टफ से रिलेटेड, रेंट एंड टेनेंसी राइट्स से रिलेटेड अलग से हो सकती है ट्राइब्यूनल। आपने सुना ही होगा ना वो NGT, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल भी होती है। ऐसे ही आर्म्ड फोर्सेज से रिलेटेड भी एक ट्राइब्यूनल हो सकती है। इनकम टैक्स से रिलेटेड भी एक ट्राइब्यूनल है। ये सारी डिफरेंट टाइप जो ट्राइब्यूनल्स हैं ये आर्टिकल 323B क्लॉज के थ्रू ही आती हैं। एंड ये जो रेंट एंड टेनेंसी राइट्स से रिलेटेड ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश करी जाएगी, इसको ऐड करा गया था 75th अमेंडमेंट एक्ट 1993 से। ये बाद में आया था, बाद में ऐड करा गया था। अब देखते हैं आर्टिकल 323 क्लॉज B एंड A में डिफरेंस क्या है। क्लॉज A का तो हमने पहले ही देख लिया कि ये सिर्फ पार्लियामेंट को ही पावर दे रहा था, बट जो क्लॉज B है ये पार्लियामेंट को भी पावर दे रहा है एंड ये स्टेट लेजिस्लेचर को भी पावर दे रहा है। जो क्लॉज A है आर्टिकल 323A की, वो जस्ट पब्लिक सर्विस मैटर्स से ही डील करता है। जैसे कि रिक्रूटमेंट हो गया, सर्विस कंडीशंस से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है तो बेसिकली ये पब्लिक सर्विस से ही डील करता है। बट देखिए बाकी के ये जितने भी सारे मैटर्स हैं वो कहाँ डील करे गए हैं, वो क्लॉज B आर्टिकल 323 से ही डील करे गए हैं, क्लॉज B के थ्रू। थर्ड डिफरेंस क्या है कि जो 323 क्लॉज A है उसमें देखिए 3 तरह की ही ट्राइब्यूनल्स को सेटअप करा जाता है। एक तो सेंटर के लिए, एक अलग अलग स्टेट्स के लिए करी जा सकती हैं, ऐसे ही ज्वाइंट भी करी जा सकती हैं। तो ये 3 टाइप आ जाती हैं एंड यहाँ पर कोई हायरार्की भी नहीं है। अगर एक सेंटर की एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है तो वो बस एक सेंटर की ही है। अगर एक किसी स्टेट की है, से मध्य प्रदेश स्टेट की एक सेट है, तो वो सिर्फ मध्य प्रदेश की एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, उसके अंदर कोई हायरार्की नहीं है। ऐसे ही ज्वाइंट 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए हो जाएगी, यहाँ पर भी कोई हायरार्की नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके नीचे कोई और ट्राइब्यूनल्स आ रही हैं। बट जो आर्टिकल 323 क्लॉज B है, यहाँ पर ट्राइब्यूनल्स की एक हायरार्की बन जाती है। हायरार्की देखिए कैसे बनती है कि अगर हम से लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड ही कोई डिस्प्यूट है, किसी विलेज लेवल तक भी वो स्टार्ट हो सकता है, उसके बाद वो ब्लॉक लेवल तक आ सकता है एंड उसके बाद फिर वो डिस्प्यूट देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी हो सकता है। तो इन सारे लेवल्स के लिए अलग से एक ट्राइब्यूनल होगी। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 323 क्लॉज B है, यहाँ पर ट्राइब्यूनल्स की एक हायरार्की बन जाती है। विलेज लेवल के लिए अलग हो गई, उसके बाद अपर थोड़े जाएंगे तो ब्लॉक लेवल ऊपर हो गया, उसके ज़्यादा पावर फिर आ जाएंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल की ट्राइब्यूनल की। सो ये तो था आर्टिकल 323 क्लॉज B। जो लास्ट में थोड़ा सा चंद्र कुमार केस का दिया है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वो सेम जैसा ही है। अब देखते हैं जो लक्ष्मीकांत में देखिए दिया नहीं गया है, वैसे आपको समझ तो आ चुका होगा, बट हम कोर्ट जो हमारी जुडिशरी है एंड एक जो नॉर्मल ट्राइब्यूनल है, इनमें डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को देखेंगे। सबसे पहले देखिए जो हमारे कोर्ट्स हैं ये एक ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम के थ्रू आते हैं। हमारे कोर्ट्स ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक्ट या लॉ के थ्रू बाद में इनको इस्टेब्लिश या सेटअप करा गया है। बट जो ट्राइब्यूनल्स हैं इनको एक स्टैच्यूट के थ्रू, एक एक्ट के थ्रू बाद में सेटअप करा गया था। जैसे कि ये हमने एक्ट देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1985। सो फर्स्ट डिफरेंस हमारी नॉर्मल जुडिशरी एंड ट्राइब्यूनल में ये है। सेकंड क्या है कि जो हमारी जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट है। क्या एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में इंटरफेयर करता है? अब आपको ना इसकी एक्सट्रीमिटी में नहीं जाना है कि ऐसे इंटरफेरेंस तो होती ही है, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट इंटरफेयर करते ही हैं, पार्लियामेंट डिफरेंट एक्ट्स और अमेंडमेंट्स लेके आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आ जाता है। अब आपने ऐसी चीज़ों में नहीं आने जाना है। यहाँ पर एक जनरल बात करी जा रही है
कि अदरवाइज एक सेपरेशन ऑफ पावर रहता ही है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव ये लोग अपने अपने स्फीयर में काम करते हैं, बट जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनको तो सेटअप ही, उनको तो इस्टेब्लिश ही एग्जीक्यूटिव के थ्रू करा गया है। पहले पार्लियामेंट लेजिस्लेचर एक एक्ट लेके आता है और वो एक्ट एग्जीक्यूटिव दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे देता है, जिसके बाद फिर इन ट्राइब्यूनल्स को सेटअप करा जाता है। थर्ड डिफरेंस क्या है कि जितने भी जुडिशियल मेंबर्स होंगे, जो भी जुडिशरी के जजेस वगैरह होंगे, एडवोकेट्स वगैरह होंगे, वो देखिए वो सारे लॉ में ट्रेंड होते हैं, ये एक नॉर्मल सी बात है, सबको पता है। बट जो ट्राइब्यूनल्स के जो मेंबर और चेयरमैन होंगे उनको एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक्सपर्टीज होगी एंड ये जुडिशियल स्ट्रीम से भी आ सकते हैं। फोर्थ डिफरेंस क्या कहता है कि जब भी जुडिशरी अपने जजमेंट्स देती है, फैसले देती है, तो इट इज़ बाउंड बाय रूल्स ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। जुडिशरी को हमेशा एक एविडेंस देखना होता है, वो विटनेसेस सुनती है, फैक्ट्स को क्रॉस वेरीफाई करती है, एविडेंसेस कलेक्ट करती है, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करती है, जैसे कि अभी हमने देखा था सिविल प्रोसीजर कोड। बट जो हमारे ट्राइब्यूनल्स हैं उनके ऊपर ऐसी कोई भी बाइंडिंग कंडीशंस नहीं है, वो जस्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ही फॉलो करती हैं। दूसरा जो लास्ट जो डिफरेंस है वो क्या है कि कोर्ट का कोई भी जो जजमेंट या फिर डिसीजन होगा वो ऑब्जेक्टिव डिसीजन होगा, एविडेंस के बेसिस पर ये डिसीजन लिया जाएगा, किसी भी पार्टी को कोई भी जज फेवर नहीं करेगा। तो ये नॉर्मल जुडिशरी के लिए होता है, बट ट्राइब्यूनल के केस में सब्जेक्टिव डिसीजंस भी हो सकते हैं। और ये क्यों होंगे? बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो यहाँ पर देखिए ट्राइब्यूनल्स का चैप्टर कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, अपनी फीडबैक दें एंड मैक्सिमम इस चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी। थैंक यू।